कि इस फाइल को सेव कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं कैसे आया हूँ, दोबारा से आ जाते हैं। फाइल सेव एज करने के बाद अब वो कह रहा है भाई किस जगह पर आप इसको सेव करेंगे, तो हम उस जगह पर चले जाते हैं। यहाँ से मैं पीक पे आ गया हूँ, यहाँ से आपका DM जनवरी होगा, DM जनवरी ये है जी। उसके बाद आज की डेट में आ जाते हैं, और ये वाली जो फाइल क्रिएट होने जा रही है ये HTML फाइल है। देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसलिए कि हम तो नोटपैड में काम कर रहे हैं। तो नोटपैड में आपका जो काम होता है वो तो टेक्स्ट फाइल का होता है, लेकिन हम नोटपैड को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए HTML एडिटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इधर से इसकी टाइप को कर दें सिंपली चेंज, और इस जगह पर आए और फाइल का नाम रखते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर आकर फाइल का नाम रख देता हूँ first-html। तो पहले ही इसमें हाउ टू क्रिएट HTML फाइल कर दिया मैंने यार। चेंज क्या किया था, क्या लिखा होता था जी जी, यहाँ पर क्या लिखा, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, वो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है कि वो क्या ऊपर आ रहा है। मैं कहूँ वो जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, और अगर मैं इसको ऑल फाइल्स करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं टेक्स्ट फाइल नहीं बनाना चाह रहा। ठीक है, मैं कोई दूसरी फाइल बनाना चाह रहा हूँ। कोई दूसरी फाइल का मतलब है कि मैं HTML फाइल बनाना चाह रहा हूँ। तो पहले मैंने इसको ऑल फाइल किया, ऑल फाइल करने के बाद यहाँ पर आकर फाइल का नाम लिखा, उसके बाद मैंने आगे से लगाया डॉट फाइल की एक्सटेंशन लिखने के लिए बताते हैं, और यहाँ आकर हमने लिख दिया HTML। ठीक है, अब ये फाइल बनने जा रही है first.html, और यहाँ आकर मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ, और अब उस फोल्डर में जाकर यहाँ से देखते हैं कि जहाँ पर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, ताकि हमें वहाँ पर दिखे क्या हुआ है। ये आ गई फाइल हमारी, और इसके साथ ये आइकन भी आ गया गूगल क्रोम का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि HTML फाइल भी क्रिएट हुई है, सही तरह हुई है, बनाई हमने नोटपैड में है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो आपको बॉडी में कुछ नज़र नहीं आना चाहिए ना। मैंने कहा बॉडी में तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक, अभी तो हमने एक काम किया सिर्फ टाइटल का। टाइटल में हमने 2 काम किए थे, उसमें से हम एक देख पा रहे हैं, एक नहीं देख पा रहे। अभी कौन सा नहीं दिख पा रहे, इमेज अभी नहीं दिखा हमें। ठीक है, नहीं दिखना चाहिए ना। वो क्या लिखा हुआ है जी, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, दस्तगीर इंजीनियरिंग, और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा एरर भी आ रहा है। मुझे कैसे पता लगा एरर आ रहा है, कोड नज़र आ रहा है, यहाँ पर कोड नज़र नहीं आना चाहिए। कोड नज़र आ रहा है ना फेविकॉन, यहाँ पर ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो कोडिंग में जाकर देखते हैं कोई मिस्टेक हुई है, वो ठीक कर देते हैं। वो इमेज डाल दी पीछे से रेफरेंस। कहाँ लिखा हुआ जी ये? जी इधर इमेज नहीं, उसका नहीं ताल्लुक इससे, बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब एक काम कर लेते हैं पहले ना, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, बाद में आएंगे। हाँ, इमेज नहीं है ना उसको मेरा, तो हम एक काम करते हैं कि इमेज यहाँ लेते हैं, कि यहाँ तो कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले आता हूँ, यानी इसका मतलब क्या होगा, इमेज भी यहाँ पे रखते हैं हमें। इमेज मैं उधर से ले आता हूँ जो ड्राइव दी हुई है ना आपको, बल्कि आप ही के फोल्डर में मेरा ख्याल है मैंने यहाँ प्रोजेक्ट में रखी होगी इमेजेस। ये इमेजेस है ना, तो कोई सा भी इमेज जो लगाना चाहते हैं यहाँ से पिक कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि वही लगाना है हमें। डी लगा लें, चलो जी डी को ले लेते हैं, है अभी फेविकॉन ही बनाया हुआ है किसी ने। ठीक है, PNG फेविकॉन, इसे कॉपी करता हूँ मैं, और इसको मैं वापस यहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कहाँ पड़ा हुआ था, प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस। अगर मैं चाहूँ कॉपी किए बगैर तो मुझे लंबा रूट बताना पड़ेगा, वहाँ जाकर मैं लिखूँगा पहले प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस, फिर फाइल का नाम आएगा, इस तरह भी हो जाएगा। लेकिन इसका बेहतर तरीका क्या है, प्रैक्टिस करने के लिए आप इमेजेस को जहाँ फाइल रखें ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपसे गलती क्या हो रही है। आ गया फेविकॉन.png। अब जरा कोडिंग में आए, उधर मैंने क्या लिखा हुआ है जरा देखें, फेविकॉन.png। इसको सेव करें, बल्कि तो ऑलरेडी सेव है, सिर्फ रिफ्रेश ही कर लें बस। अच्छा जी, 1 मिनट ठहर जाए, अब इसको कर देना चाहिए। नहीं, इधर कुछ ना इशू है, कोडिंग में शुरू में कुछ इशू है, देखते हैं क्या इशू क्या है इसके साथ। इसको उठाएं जरा यहाँ से, वो हमने ना टाइटल के अंदर इसको डाल दिया हुआ है। इसको यहाँ से पिक करें, वो टाइटल बन गया उसका। ठीक है,
भाई निकाल दिया उधर से मैंने इसको, वो बेसिकली एंड टाइटल के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसलिए वो टाइटल में एरर दिया नजर आ रहा था एरर लिखा। ये ठीक हो गया। अब डी भी आ गया वहाँ पर और फेविकॉन इमेज भी हमारा लग गया इसके साथ ही, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए ज़रा वापस। सर आम इमेज और फेविकॉन इमेज में क्या फर्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वही इमेज है। इसी इमेज को अगर मैं नीचे जाकर टैग में यूज़ करूँगा, बॉडी में यूज़ करूँगा तो उसी साइज़ में आएगी। यहाँ पर क्योंकि हमने इसकी टाइप बता दिया, इसका रिलेशन शॉर्टकट वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसने उसको छोटा कर दिया है, उसके मुताबिक कर दिया। हाँ जी, किलोबाइट्स में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाजमी बात है जब इमेजेस के साइज़ बड़े होंगे तो इश्यूज आएंगे। चलें अब जरा थोड़ा सा काम बॉडी में भी कर लेते हैं। वापस आए, बॉडी की एक चीज़ सीख लेते हैं आज, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी, यानी कि हेड को मैंने क्लोज कर दिया। अभी तक हमें जो चीज़ समझ में आई है कि हमें हेड में जाकर सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है जी। क्या क्या लिखना है हमें? टाइटल। हाँ जी, ये भी गलत जगह पर आया हुआ है, इसको भी उठाएं जरा यहाँ से, टाइटल को भी उठा लें यहाँ से। ये है इसका टाइटल, यहाँ पे टाइटल एंड हुआ, यहाँ पे ये भी एंड हो गया। इस जगह पर आकर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से एंड हो रही है। अब इसको सेव कर लें, सेव करने के बाद वापस आएँ यहाँ और इसको ज़रा वंस रिफ्रेश करके देखें क्या हालात है इसके। अब देखिए अब सारे टैग्स खत्म हो गए ना यहाँ से आने, वो जो टैग आ रहे थे वो बेसिकली टाइटल के अंदर पेस्ट हो गया था इस वजह से। तो टाइटल के अंदर सिर्फ टाइटल टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो भी चीज़ होगी ना वो टाइटल टेक्स्ट समझी जाएगी। उसने उसको टाइटल टेक्स्ट समझ लिया था, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे वो नज़र आ रहा था। अब आ जाते हैं और एक और चीज़ अब हम देखने लगे हैं, आखिरी जो है वो है हेडिंग स्टाइल्स। ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, टैग से रिलेटेड कुछ नहीं है। यानी मैं क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर इसलिए ये लिख दिया कि भाई यहाँ पर हम बात करने लगे हैं हेडिंग स्टाइल्स की, ठीक है। हेडिंग स्टाइल्स जो हैं वो हमारे पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हेडिंग स्टाइल्स होते हैं। ये वही वाले हेडिंग स्टाइल्स हैं, कोई अलग से नहीं है। जो हेडिंग स्टाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये वही हैं, यहाँ पर सिर्फ कोडिंग से मैंने अटैच कर रहा हूँ। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे होंगे तो वो वर्डप्रेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर की तरह ही शो हो रहा होता है और उसके ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा होता है। जब आप सिलेक्ट करके नॉर्मल पर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पर हेडिंग स्टाइल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो आपने सिर्फ अपने जो टॉप पर आपका टेक्स्ट होगा आपने उसको हेडिंग स्टाइल बनाना है, यानी आपकी जो हेडिंग है उसी को हमें सिर्फ हेडिंग बनाना है। यानी साबित क्या हुआ कि हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स कितने हैं? 6 हेडिंग स्टाइल्स हमारे पास टोटल हैं जी 1 to 6। चलें ये भी इंफॉर्मेशन के तौर पर मैंने यहाँ लाइन लिख दी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखी है मैंने, लेकिन क्योंकि बॉडी में लिखी है तो ये अब बॉडी में नज़र आएगी, ठीक है। अब यहाँ आया और यहाँ आकर मैं करता हूँ H1। एक मिनट, इधर नहीं लिखते बल्कि नीचे लिखते हैं। H1 यहाँ लिख देता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको हेडिंग स्टाइल, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा फिर, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया जी सर। ये पेयर टैग है। अच्छा इसे पेयर टैग और सिंगुलर टैग का मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने एक हेडिंग स्टाइल लगाया, आपने अपना वेबसाइट बनानी शुरू की, उसके ऊपर आपने एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वो हेडिंग आपको सिर्फ एक लाइन के लिए चाहिए, नीचे तो नहीं चाहिए ना। तो अगर मैं इसे क्लोज नहीं करता, यहाँ पर ले जाती छोड़ ही देता हूँ या नीचे ले जाता हूँ, जिसका मतलब क्या होगा, जो पैराग्राफ होगा वो उसको भी हेडिंग बना देगा। तो ये जो हेडिंग का टैग है ये पेयर टैग है, कहता है भाई इसको आपको क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। जिन जिनको मैंने साथ स्लैश लगाया ना यहाँ पे, अगर मैं स्लैश ना भी लगाऊँ तो ये क्लोज है, और जो सिंगुलर टैग्स होते हैं वो ऑटो क्लोज होते हैं, ठीक है। सिंगुलर टैग लगाया, एक दफ़ा लग गया, क्लोज हो गया। लेकिन जो हेडिंग स्टाइल है और जो खास तौर पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वाले जितने भी टैग्स हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पेयर टैग्स हैं। फॉर्मेटिंग, क्योंकि फॉर्मेटिंग का मतलब ही है कि भाई इतने हिस्से पर ये कर दो, इतने हिस्से पर ये कर दो। तो जब तक वो हिस्सा डिफाइन नहीं करेंगे, वो हिस्सा ही तो डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेयर टैग यूज़ कर रहे हैं, इनके पेयर बना रहे हैं उस हिस्से को इस्तेमाल करने के लिए। आगे हेडिंग स्टाइल। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं और इसको करते हैं कॉपी। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करने लगूँ भला आपको, मुझमें तो आ ही गया होगा। यस सर, H2 इसको H2 कर दें।
ताकि बिहेवियर देख लें। हाँ, हेडिंग के सारे हेडिंग स्टाइल्स का बिहेवियर देख लें। सभी कंट्रोल एंटर से होता है ये? क्या चीज़? ये जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल एंटर? वो 6 हेडिंग मेरे ख्याल से टाइप करते हैं। नहीं, ये तो वर्ड में होगा ना, नोटपैड में तो नहीं होगा। मतलब VS कोड में होता है। हाँ, इसमें नहीं ना होगा, ये तो सिंपल एडिटर, इसका कुछ फॉर्मेट नहीं है। इसको हम इस्तेमाल भी इसीलिए करेंगे, इसका कोई फॉर्मेट ही Practice हो नहीं जाए है, हमारी। ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम 3, कितने हैं टोटल? 6 बस 6 हेडिंग स्टाइल लगाते हमारा हैं सेव करेंगे तो VS कोड में करें या नोटपैड में करें? जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। VS है। एक स्टूडेंट थे, कल आए थे, पिछली दफा वो जो बोल रहे थे वो नहीं आए आज। नहीं, जो कल पूछ रहे थे परसों। आगे हो गया कुछ अच्छा देखिए, क्वेश्चन पूछना जो है ना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछना बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इररेलेवेंट को डिफाइन नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा। क्योंकि उससे बताऊँ क्या होता है, इससे होता ये है कि हम डी ट्रैक हो जाते हैं इररेलेवेंट क्वेश्चन से। मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा पैकेज है, तो इररेलेवेंट क्वेश्चन का मतलब तो ये है ना कि जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से गूगल ऐड पूछना शुरू हो जाए, ठीक है, तो जब मैं गूगल ऐड पढ़ाना शुरू हो जाऊँ आप मुझे सोशल मीडिया पूछना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम अपने ट्रैक पे नहीं रहेंगे। हो सकता है कि मैं जो प्लान लेकर आया हूँ ना आपको बताने का, आपके क्वेश्चंस की वजह से वो मेरे जहन से चीज़ें निकल जाएंगी। लाजमी बात है, जब आप मेरे से गूगल ऐड की बात करेंगे तो मेरे जहन में फिर गूगल ऐड के क्वेश्चन घूमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मैं उन्हीं का जवाब देना शुरू हो जाऊँगा, तो मैं असल टॉपिक पर भी नहीं रहूँगा आपको। तो इसका तरीका ये होता है कि जब हमें जो चीज़ जब पढ़नी है ना हमें उससे, यानी अब इस वक्त हम HTML एडिटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे सारे क्वेश्चंस एडिटिंग के करीब करीब ही घूमने चाहिए। क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन अब कोई बंदा किसी और जगह पर ले जाकर चला जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिलीवर तो मैं कर रहा हूँ ना। तो लाजमी बात है जब आप मेरे से दूसरे सवाल करेंगे तो 2 ऑप्शन है ना, या मैं आपके सवालों के जवाब देने शुरू कर दूँ। अगर मैं देने शुरू कर दूंगा तो 2 बंदे और उस तरह के सवाल और वो भी अप्रिशिएट होंगे कि यार ये और मैं भी पूछ लेता हूँ इस तरह। सो इररेलेवेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ रेलिवेंट होंगे सीखेंगे ना तो बहुत अच्छा सीखेंगे। क्योंकि मैंने भी अपना एक माइंड बनाया, मैं कोई तैयारी करके तो आता नहीं हूँ, आपको अंदाजा भी होता होगा मैं कहीं से पढ़ के नहीं आ रहा। मैंने अपना एक माइंड सेट लेकर आता हूँ कि मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है और उस माइंड सेट के मुताबिक मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ और मैं उसी के ऊपर बोलता हूँ, यानी उसके मुतालिक मेरी जितनी एक्सपीरियंस में चीज़ें आई होती है ना वो मैं सारी आपसे शेयर करता हूँ। वो मैंने पढ़ते हुए, सीखते हुए और क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए जो मेरे ज़हन में मुझे पता लगती है बात, मैं कोशिश करता हूँ आगे स्टूडेंट को डिलीवर कर दूँ। लेकिन जब मेरे से कोई इररेलेवेंट क्वेश्चन होता है ना तो फिर मुझे उस पर जाना पड़ता है और ज़्यादातर चला जाता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे फिर बुरा भी लगता है तो फिर मैं रिएक्ट करता हूँ। फिर स्टूडेंट आगे से डिसअपॉइंट भी होते हैं कि जी हम तो मतलब एक स्टूडेंट का भी तो माइंड के मैं सोचूंगा, वो ये सोचते होंगे कि हम सवाल पूछ रहे हैं सर जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दे रहे कि क्योंकि फिर हमारी रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी, फिर आपका फोकस भी खत्म हो जाएगा, आपका उस टॉपिक पे फोकस ही नहीं रहेगा। तो हमें फोकस उसी टॉपिक पे, यानी अब इस वक्त हमारा ज़मीन आसमान जो है ना वो सिर्फ HTML कोडिंग होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब हम एक टॉपिक को ख़त्म कर लें और आपको बीच में लग रहा हो कि यार कोई एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए इसके मतलब, वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन अब क्लास एंड के ऊपर जो हमारे क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे इससे रेलिवेंट होने चाहिए, ताकि आपको इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, या अगले दिन जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो भी इससे रेलिवेंट होना चाहिए। आगे हमने क्या करना है, आगे तो हमने बहुत कुछ करना है, मेरे ज़हन में तो पूरा कोर्स है ना आपका, तो अगर आप मुझे उस कोर्स पे लेकर जाएंगे तो लाजमी बात मैं बताना शुरू हो जाऊंगा। हमारा जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो अब टाइम आप समझ लेंगे फुटबॉल का मैच लगा और टाइम आउट हो गया बीच में से, ठीक है ना, तो अब हम किसी और जगह पर चले गए, उस जगह पर नहीं, तो इस तरह टाइम बंदे का डिस्टर्ब होता है, टाइम आपका कम हो जाएगा किसी एक चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। 6 हो गए जी पूरे, चलो अब इसमें आ जाते हैं, अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इस दफा में कुछ बॉडी में भी नजर आना चाहिए। आगे अब हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स भी आ गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे मैं उसमें ऐसे हेडिंग स्टाइल लिखूंगा, समझ आ रही होगी आपको, ये तो हमने सिर्फ हेडिंग स्टाइल की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारे लगाए ताकि आपको इस वक्त मैं ये दिखा सकूं कि टोटल हमारे पास 6 हेडिंग स्टाइल है। सबसे बड़ा जो हेडिंग स्टाइल है वो 1 है, सबसे छोटा जो हेडिंग स्टाइल है वो 6 है। गूगल हमें ये कहता है कि भाई एक तो हेडिंग स्टाइल के बगैर वेबसाइट बनाओगे तो मैं उससे रैंक नहीं करूँगा, ठीक है, ये SEO का मेन फैक्टर है।
हेडिंग स्टाइल कहाँ पे लगाओगे? हेडिंग स्टाइल हमेशा अपने कंटेंट के शुरू में लगाना है आपने। यानी जब आप कोई बात करनी शुरू करने लगेंगे ना, यानी बात करने का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है वो पैराग्राफ की सूरत में देनी है, तो जब भी मैंने कोई पैराग्राफ लिखना है तो कहता है उसके ऊपर आपने हेडिंग स्टाइल लिखना है। हेडिंग स्टाइल लिखते हुए आपने हेडिंग्स की हायरार्की को भी ध्यान में रखना है। मतलब हायरार्की का क्या मतलब है? मतलब मैंने ऊपर से अपना पेज बनाना शुरू किया तो सबसे ऊपर एक हेडिंग आ रही है, फिर एक टेक्स्ट आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, उसके नीचे फिर मुझे एक हेडिंग लिखनी है, फिर एक टेक्स्ट लिखना है, फिर एक हेडिंग लिखनी है। किताबों में भी ऐसे होता है, बुक्स भी ऐसी कंपोज होती हैं। हेडिंग्स के बगैर जो बुक होती हैं, हेडिंग और तस्वीर के बगैर जो बुक होती है उसे समझना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कहता भाई आप अपने यूज़र को आसानी प्रोवाइड करें और अपना जो कंटेंट है उसे हेडिंग्स के साथ उसे समझाएं, और हेडिंग की हायरार्की भी आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है कि भाई ऊपर बड़ी आनी चाहिए और बड़ी के बाद नीचे छोटी आनी चाहिए। यानी हायरार्की क्या है? H1, H5, H3, H2, ये हायरार्की नहीं है। हायरार्की क्या है? H1, H2, H3, H4, या हायरार्की ये है H4, H5, H6, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आप आने आएंगे। अगर आप इस हायरार्की को यूज़ नहीं करेंगे तो क्राउलर कहेगा कि मैं आपकी वेबसाइट को कंसीडर नहीं करूँगा ऑप्टिमाइज करने के लिए। और आपने एक हेडिंग स्टाइल की अंत भी नहीं डालनी कि भाई आपको लगता है कि हेडिंग स्टाइल 1 तो बहुत अच्छी हेडिंग स्टाइल है तो मैं अपनी पूरी वेबसाइट हेडिंग स्टाइल 1 के साथ चला दूँ, ऐसे भी नहीं करना, ताकि क्राउलर को समझ में आए कि आप जो बात कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप की बात है, आप अपना स्टेप बाय स्टेप कोई मैसेज दे रहे हैं। तो पहले स्टेप में जब आपने बात शुरू की तो ये आपकी मेन हेडिंग थी, दूसरे नंबर पर जब आप आ गए अब आपकी ये सब हेडिंग बन गई है, तीसरे नंबर पर जब आप आ गए हैं तो उसकी सब हेडिंग बन गई है। हाँ, एक मेन हेडिंग को अगर आप चाहें 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, 3 दफ़ा कर लें, फाइन, लेकिन उस ये नहीं है कि आपने सारी की सारी ये H1 लगा देनी है। अगर आप सारी H1 लगाओगे तो पकड़ लेगा, अगर आप हायरार्की को फॉलो नहीं करोगे तो भी पकड़ लेगा, वो कहेगा ये सही हेडिंग नहीं लगाई। और अगर आपने हेडिंग स्टाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया हुआ तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपकी वेबसाइट को इग्नोर करने का। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे, और आप देख रहे थे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की साइट जो है हेडिंग्स के साथ बनी हुई है, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज, ये चीज़ें हैं ज़रूरी है। इमेज होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ा इमेज होना कोई अच्छी बात नहीं है। यानी इमेज के लिए भी जब आप लगा रहे होंगे तो आपने बड़े बड़े इमेजेस नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम इंटरनेट पर अपना डाटा लेकर जा रहे हैं। तो इंटरनेट पर जब हम बड़ी चीज़ को लेकर जाएंगे तो हमारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इमेज इतना हो कि डेस्कटॉप पर भी ठीक नज़र आए और मोबाइल पर भी ठीक नज़र आए। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा, किलोबाइट्स भी उसके बढ़ते जाएंगे, किलोबाइट्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी वेबसाइट का लोड टाइम भी बढ़ता जाएगा। और अगर आपके कंप्यूटर का लोड टाइम कम होगा और आपका लोड टाइम ज़्यादा होगा, ये भी एसईओ का फैक्टर है, ठीक है। सो इसका मतलब आप इस फैक्टर को भी ओबे नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों को भी हम सब चीज़ों को हमने देखना है। अभी हमने इमेज की कोई बात नहीं की है, विद रेफरेंस टू कंटेंट मैंने आपको इमेज की बात की है, ठीक है। तो आज हमने हेडिंग स्टाइल्स तक काम देख लिया। अब ऊपर देखें, ऊपर सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, वो सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लिखा था ताकि आपको पता लग जाए कि मैं नोट पैड में जो पढ़ाते हुए आ रहा हूँ वो क्या चीज़ है। मतलब वो लिखना हेडिंग लगाने की शर्त नहीं थी, ठीक है। वो तो मैंने सिर्फ आपको जैसे नोट्स होते हैं, नोट्स की तरह समझे उसको, वो मैंने आपको लाइक का नोट्स बताया है, ठीक है, वो नोट्स की सूरत में आपको बताया। सो ये हमारा हो गया जी वाइंड अप आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है ये देख लें आप, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने हेडिंग स्टाइल को समझा, हेडर को समझा, यानी HTML फाइल बनानी सीखी है। और मैंने आपको HTML फाइल बनाने के लिए सेव करने के लिए क्या तरीका बताया, कौन करवाएगा सेव, इसको नए नाम से सेव करना है, शाबाश बताएं। क्योंकि सेव करने में स्टूडेंट को पहले दिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, फाइल सेव करने का आता है, घर जाके फाइल सेव नहीं होती है। सर वीडियो देखनी है। हाँ जी, कैसे करें, फाइल में जाएं, नया नाम रखना है, वो नाम नहीं रखना, नाम चेंज कर लेना। यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, पुराने वाले नाम भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा वो क्यों नहीं आ रहा पहले वाला नाम, और कोई बताएगा मुझे वो नाम क्यों नहीं आ रहा? और किसी और फाइल क्या उसी फाइल को सेव कर, और HTML की जगह नीचे TXT। गुड, टाइप नहीं ना भाई। अब इस वक्त हम कौन सी टाइप पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल में। जो हमने फाइल बनाई थी वो टेक्स्ट टाइप नहीं थी, वो कौन सी टाइप थी, HTML। तो जैसे ही मैं यहाँ से ऑल फाइल करूंगा तो नजर आनी शुरू हो जाएगी, इस वजह से नजर आनी, ठीक है। अब हमने लिखा सेकंड, और सेकंड के बाद मैंने कर दिया .html, और अब इसको सेव कर देता हूँ। अब ये दूसरी फाइल भी उसी तरह की बन गई है, दोनों में एक ही चीज़ पड़ी है। कंफ्यूज की है कि ये हमारी फाइल तो बदल ही नहीं थी, कैसे बदल गई है? आपने यानी कि सेकंड नाम रखे
वो ये वही है, फर्स्ट क्लाउड ही है। हाँ वही है। तो इसका नाम second- आप कॉपी नहीं करते हो वर्ड में, फाइल कॉपी नहीं कर लेते, हमने कॉपी की है ना बेसिकली। जैसे वर्ड में सेव एज करते हो, उसकी 10 कॉपियां बना लो सेव एज करके, पर नाम अलग अलग चाहिए। नाम चेंज हमने कर, दोबारा सेव एज पे बेसिकली हमने उसका नाम ही चेंज किया सिर्फ, ठीक है। और हमने उसमें कोई खास चेंज नहीं किया। देखिए WordPress सब कुछ वही है, कौन सी website 1 है? किलोबाइट 1 किलोबाइट, दोनों 1 किलोबाइट के। उसमें alpha एक और कुछ है। जब हम उसको save- हाँ नीचे से ऑल फाइल्स करते हैं, यही तो मैं कह रहा था कि ये मुश्किल होती है, इसलिए मैं दोबारा करें। लो जी इसकी नई फाइल बनानी है, एक और फाइल बनानी है, क्या करें? फाइल फाइल सेव एज सेव एज, और इसका नाम थर्ड यहाँ से अब यहाँ पे नाम मैंने थर्ड करना है ना, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है? टाइप को चेंज करना है। ठीक है अच्छा करें जो भी चले। इसका एक और तरीका बताऊँ, जी सर नीचे से चेंज करिए बगैर, जी मैं क्या नीचे से चेंज किए बगैर भी एक तरीका है, वो क्या है? वो ये तरीका, डॉट आइटम का नहीं वो ये तरीका है। समझ आया होगा आपको क्या ये? बताता हूँ, डबल कोट्स लगाए डबल मैंने। कोट्स। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से सेव एज टाइप को चेंज ना करना पड़े तो क्या करें? डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स शुरू करें, फाइल का नाम लिखें, एक्सटेंशन दें और डबल कोट्स क्लोज। सेव करें। समझ आ गया? पहले वाले तरीके में क्या था? ऑल फाइल्स कर लें और नाम लिख लें। अब इसमें क्या किया उसने कि भाई ये जो कीबोर्ड के ऊपर एक सिंगल कोट होता है, एक डबल कोट होता है ऊपर, तो शिफ्ट के ऊपर वाला कीवर्ड का सिंबल शिफ्ट के साथ आता है, नीचे वाला वैसे ही आ जाता है। तो एक ये तरीका, आपको जो तरीका आसान लगता हो आप उस तरीके से कर लें। चेक करें ज़रा बनी है कि नहीं बनी है। तीनों बन गए, तीनों ही बन गई हैं जी। ठीक है, तो जो तरीका आपको ज़्यादा आसान लगे, यानी आपको टाइप चेंज नहीं करनी तो डबल कोट्स के साथ, और अगर आपको टाइप चेंज करनी है तो डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेब प्रेस के साथ वेब नोड जिसमें हम कर रहे हैं HTML, इसके अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम काम कर रहे हैं? वेक्स